गरीबी की मार मैंने बहुत बुरी झेली थी। बचपन से ही गरीबी देखती चली आ रही थी और इस गरीबी से अब मैं तंग आ चुकी थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम रूबी था। उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारने को कहा। उसने कहा, इस बात के बदले मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। रूबी के मुंह पर बहुत एहसान थे। मैंने बिना सोचे समझे ही रूबी को हाँ कह दी। और फिर मेरी दोस्त ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार की और अपने पति के कमरे में भेज दिया। लेकिन उस समय मेरी जान ही निकल गई जब उसके पति ने मेरी दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है, ये मेरी जिंदगी की दुख भरी कहानी है जिसे मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आप अपनी राय जरूर देना कि इसमें गलती किसकी थी। मैं बंगले में अपनी दोस्त रूबी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 28 साल थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी सहेली के कोई भी औलाद नहीं थी। मेरी शादी गांव में हुई थी और ऐसे इंसान से हुई थी जिसे न घर की चिंता थी न अपने बीवी बच्चों की। वे बहुत ही बिगडेल अय्याश आदमी था। उसे तो अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। जिस तरह मैंने गरीबी में जिंदगी गुजारी थी, मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे भी उसी तरह गरीबी में जिंदगी गुजारे। मेरी दोस्त रूबी, जो कि शहर में रहती थी, और मैं भी उसी के साथ रहने लगी। रूबी ने मुझे का सौंप रखा था कि बंगले में सारे नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाना है। मैं सारे नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती थी और उसके बदले रूबी मुझे सैलरी भी देती थी। मैं पिछले 6 सालों से बंगले में रह रही थी और काम कर रही थी, जबकि रूबी की शादी को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में उसने न जाने कितनी कोशिशें कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया था, हकीम, वैद्य, पीर बाबाओं को भी दिखा दिया था, लेकिन उसकी औलाद की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी थी। शायद उसकी किस्मत में ही औलाद नहीं थी। मुझे रूबी बहुत प्यारी थी। हर सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया था। उसने अपनी शादी के पूरे 4 साल बाद मुझे अपने घर पर रखा था, क्योंकि मेरी शादी पढ़ाई खत्म होने के फौरन बाद हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे गरीबी में ही पढ़ाया लिखाया था और गरीबी में ही जोड़ तोड़ करके मेरी शादी की थी। मेरा बचपन रूबी के साथ खेल कूद कर ही बड़ा हुआ था। जब भी कभी मुझे पैसों की जरूरत होती तो रूबी मुझे पैसे दे देती थी। मेरी शादी के कुछ दिनों साल बाद ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। शादी के बाद भी मेरा और रूबी का मिलना जुलना रहा था। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उससे शेयर कर दी थी। रूबी कहती, तुम चिंता मत करो, देखना जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। वो मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। और जब रूबी की शादी हुई, उस समय तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन गरीबी मेरे घर पर वैसी की वैसी ही थी। रूबी ने मुझे अपने बंगले पर बुला लिया। रूबी बचपन से ही अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। उसकी शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। खूब बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे। उसके पति का लंबा चौड़ा बिजनेस भी था, इसीलिए उसने मुझे अपने बंगले पर बुला लिया। मेरी जॉब का भी इंतजाम हो गया था। वह मुझे हर महीने सैलरी देती थी और उसको भी एक साथी की जरूरत थी, क्योंकि उसके सास ससुर नहीं थे। लेकिन जब मैं रूबी को दुखी देखती तो मैं भी उदास हो जाती थी। वह औलाद के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। रूबी का पति भी बहुत परेशान रहता था। उसका कहना था, कुछ भी हो जाए, बस उन्हें एक बच्चा चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अब बच्चा न होने की वजह से दोनों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लगे थे। रूबी के पति का कहना था, मुझे अपना बच्चा चाहिए क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना बच्चा हो और वह मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरे खानदान तो यहीं पर खत्म होकर रह जाएगा। रूबी के पति नैतिक को अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए था। काफी लोगों ने उन्हें यह भी सलाह दी थी कि बच्चा अडॉप्ट कर लो और उसे अपना नाम दे दो। लेकिन रूबी और नैतिक का कहना था कि अपना खून तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। नैतिक की भी जिद थी कि उन्हें अपना खून चाहिए। रूबी ने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और इस बात से वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी।
इस चक्कर में उसने जादू टोना भी करवाना शुरू कर दिया था। पीर बाबाओं को दिखाया, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं और अब वह खामोश होकर बैठ गई थी। नैतिक का कहना था, अगर उसको उसका बारिश नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेगा। रूबी तो नैतिक से बहुत प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी उसका पति उसकी आंखों के सामने दूसरी औरत को लाकर रख दे। ऐसा तो नैतिक भी नहीं चाहता था, लेकिन बच्चे की खातिर वो भी मजबूर था। इस सारे मामले में मैं रूबी की बहुत मदद कर रही थी। वो जहां भी इलाज के लिए जाती, मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। लेकिन इस बार तो नैतिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने कहा कि वह किसी भी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी। इंतजार करते करते 10 साल हो गए हैं और अब वो और इंतजार नहीं करेगा। रूबी अपने पति की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी बहने लगे थे। रूबी की आंखों में आंसू देखकर नैतिक भी परेशान हो जाता था और हर बार उसके आंसुओं से बेबस होकर दूसरी शादी का इरादा बदल देता था। उसने रूबी को विश्वास दिलाया कि जो इज्जत उसकी रूबी के लिए है, वह इज्जत और जगह दूसरी औरत नहीं ले सकती। उसे दूसरी पत्नी सिर्फ बच्चे के लिए चाहिए। रूबी और नैतिक की मोहब्बत की शादी थी और नैतिक का कहना था, मोहब्बत हमेशा ही तुम्हारे लिए मेरे दिल में रहेगी। अब तो रूबी की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं कर रहा था। उधर नैतिक ने फैसला कर लिया तो कर लिया था। घर में अब लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। रूबी पूरे घर में परेशानी के आलम में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। मैंने रूबी को समझाया, रूबी, तुम परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। तुम इतनी अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो, फिर भगवान तुम्हें दुख कैसे दे सकता है? रूबी कहने लगी, तुम्हें नहीं पता प्रिया, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर में रहते हुए मेरी जगह मेरी सौतन आ जाए। मैं नैतिक से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे किसी पराई औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे क्या पता था कि भगवान मुझे शादी के बाद औलाद नहीं देगा और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, कम ही नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी। अगर नैतिक को मुझसे मोहब्बत होती तो वो दूसरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचता। मैंने रूबी को समझाया, तुम परेशान मत हो, नैतिक तुमसे बहुत प्यार करता है और वह मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहता है। रूबी कहने लगी, तुम्हें क्या पता, जब मेरे पति की दूसरी पत्नी घर में आएगी और वह बच्चा पैदा करके देगी तो उसके दिल में मेरे लिए जो बची खुशी मोहब्बत है वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बांझ हूं, उसको बच्चा नहीं दे सकती और जो बच्चा देगी वही पति के दिल पर राज करेगी। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में नौकरानियों से भी बुरी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैं बहुत ज्यादा जिद करके नैतिक से शादी की थी। मेरे माँ बाप तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह भी कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों को भी कुछ कह नहीं सकती। नैतिक की दोस्त भी उसे यही मशवरा देते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले। ऐसा हो गया तो इस घर में मेरी इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। देखना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। रूबी हद से ज्यादा परेशान थी। अचानक चक्कर लगाते लगाते वह रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी। मैं भी उसको ही देख रही थी कि अचानक उसको क्या हो गया और मुझसे क्या काम पड़ गया। वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? रूबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, प्रिया, तुम मेरा एक काम कर सकती हो। उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा था और मेरे हाथों को थामकर यह सवाल किया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तुम बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे क्या काम करना है। उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो।
उसकी बात सुनकर मैं फिर से हैरान हुई थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, रूबी, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे किसी काम को मना कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे काम से मना कर दूंगी? उसने कहा, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं, शायद तुम्हारे लिए सुनना भी मुश्किल होगा, करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर मुझे सचमुच हैरानी हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। रूबी की बात सुनकर एक पल के लिए मैं चकरा कर रह गई थी। वह मेरे चेहरे के हाव भाव देख रही थी और समझ गई, मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई थी, कहने लगी, मैं जानती थी तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत ही मुश्किल है। कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। मैंने कहा, रूबी, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं यह काम कैसे कर सकती हूँ, और वो भी बिना किसी को बताए? इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज्यादा तुम्हें होगा। मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर रूबी ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें इस काम के लिए भारी कीमत दूंगी। अपनी इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे थे। आंखों के सामने 50 लाख रुपए घूमने लगे थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं बहुत गरीब थी। गरीबी में ही बचपन गुजरा था। मेरी शादी भी गरीब आदमी के साथ हुई थी। मेरे पति, सास, ससुर सभी गांव में रहते थे। मैं अपने बच्चों को लेकर रूबी के साथ रहती थी। रूबी ने मुझे अलग से अपने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था। वह बस नाम के लिए ही सर्वेंट क्वार्टर था। हालांकि एक खूबसूरत सा मकान बना हुआ था, जो कि बंगले से लगा हुआ बना था। मेरे क्वार्टर का एक दरवाजा रूबी के बंगले के अंदर भी खुलता था और एक दरवाजा बंगले के बाहर खुलता था। इस तरह मुझे यह सुविधा रहती थी कि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय रूबी के साथ गुजरता था। कुछ पैसे मैं अपने सास ससुर के पास बह देती थी, क्योंकि मेरा पति खेती करता था, और जो भी पैसे उसके हाथ आते वह अपनी अय्याशी में उड़ा देता था। मैं कुछ पैसे अपने सास ससुर के खर्चे के लिए भेज देती और कुछ पैसे अपने पास अपने बच्चों के खर्चे के लिए रोक लेती थी। मेरे पति ने ना जाने कितने लाख का कर्ज भी अपने सर पर चढ़ा रखा था। अगर ये 50 लाख मुझे मिल जाते तो मेरे बहुत काम आने वाले थे, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी रकम थी और काम भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं मेरा पति इस काम के लिए मुझे मना ना कर दे। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब लाख के बारे में सुनेगा तो फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैंने रूबी को काम करने के लिए हामी भर दी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए नैतिक को भी तैयार करना पड़ेगा। मैंने रूबी से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना, कितनी बदनामी होगी तुम्हारी, और तुम्हारे पति की भी इज्जत खराब होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि नैतिक इस काम के लिए क्या राजी हो जाएगा? रूबी कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी के लिए तैयार है तो इस काम के लिए वह बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। आखिर वह बच्चे की खातिर ही दूसरी शादी करने को तैयार है। अगर उसे बिना शादी के ही बच्चा मिल जाएगा तो वह क्यों दूसरी शादी करेगा? तुम्हें पता है, मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रही हूँ। मैंने कहा, रूबी, तुम एक बार नैतिक से बात कर लो, उसके बाद हम इस काम की शुरुआत करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है और खतरनाक भी है, तुम सोच समझ लो। रूबी कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात है। मैंने कहा, तुम एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। रूबी ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है और मैं अपने फैसले से अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। रूबी अपने इरादे पर पक्की थी। उसने इरादा कर लिया था और अब वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि सारी जिंदगी सौतन बर्दाश्त करने से अच्छा है एक ही रात के लिए परेशानी से गुजर जाऊं,
इसलिए उसे यह सब करना होगा। मैंने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया था यह काम करने के लिए, क्योंकि यह काम मेरे लिए भी आसान नहीं था। पहले तो मुझे अपने पति से अनुमति लेनी थी, उसके बाद ही मुझे यह काम अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे अनुमति दे दी तो मैं हर तरह से रूबी की मदद करने के लिए तैयार थी, और जितना हो सकता था इस बात को हमने कहीं किसी को बताना भी नहीं था, क्योंकि अगर बाहर लोगों में रूबी और नैतिक की पोल खुल जाती तो लोग उन पर उंगलियां उठा सकते थे। वैसे भी मुझे नैतिक से डर लग रहा था, क्योंकि नैतिक गुस्से का बहुत तेज था। वह रूबी से प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि रूबी ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो ना जाने वो क्या रिएक्ट करेगा। मैंने अपने पति को फोन किया और रूबी को नैतिक के आने का इंतजार था। दरअसल हमारा प्लान यह था कि रूबी ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करके मुझे दोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक रात के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। रूबी ने कहा था, तुम मेरे पति के साथ एक रात गुजारोगी और मेरे बच्चे को पैदा करोगी। बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चा हमें दे दोगी, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। इसलिए मुझे किसी तीसरे बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं थी। और नैतिक को तो वैसे भी अपना ही बच्चा चाहिए था, वरना मैं रूबी को अपना एक बच्चा भी देने को तैयार थी। अगर वह काम किसी और से करवाते तो शायद उनकी इज्जत खराब हो सकती थी। मैं उनके घर में रहती थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। इसलिए रूबी ने यह काम मुझे करने के लिए कहा था। रूबी मुझसे कहने लगी, प्रिया मुझे माफ कर देना, लेकिन बच्चा पैदा हो जाएगा और तुम बच्चा मुझे दे दोगी। उसके बाद तुम अपने गांव वापस चली जाना, क्योंकि मर्द का नेचर का कोई भरोसा नहीं है कि कब नैतिक का मन बदल जाए और वह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। सॉरी, मैं बच्चा होने के बाद तुम्हें अपने घर पर नौकरी पर नहीं रख सकती। मुझे पहले रूबी की बात बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा, लेकिन फिर मैं काम कहाँ करूंगी, कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी? तुम्हें तो मेरे घर के हालात का अच्छे से पता है। रूबी ने कहा, लाख मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल हो तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें महीने के महीने देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए एहसानमंद हो जाऊंगी। आपकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि बिना काम के ही मुझे महीने के महीने पैसे मिलते रहेंगे। मैंने अपने पति को कॉल की और उसको सारी बात बता दी। पहले तो मेरे पति को गुस्सा आया, क्योंकि मर्द था। जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के पास सोने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, वह मेरे पैसों से अय्याशी करता था। जब से मेरी नौकरी लगी थी उसने खेती करना भी छोड़ दी थी। उसको हराम के खाने की आदत पड़ गई थी। कभी कभी तो मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। जब उसके सर पर जिम्मेदारी पड़ती तो वह खुद बखुदा अब गलत आदतों को छोड़ देता और मेहनत मजदूरी करता और अपने बच्चों का पेट पालता। लेकिन शायद मैंने ही उसकी आदत खराब कर दी थी। जब मेरे पति को 50 लाख रुपए के बारे में पता चला तो उसने मुझे अनुमति दे दी। उसने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। जब मैंने रूबी को बताया कि मेरा पति राजी हो गया है तो वह बहुत खुश हुई थी। और रूबी ने जब मुझे बताया कि नैतिक भी मान गया है, पहले तो थोड़े नखरे दिखा रहा था, लेकिन उन्हें भी बच्चा चाहिए और अपना ही खून चाहिए, इसलिए वो भी इस काम के लिए राजी हो गया है। रात होते ही रूबी ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आज मैंने रूबी की आंखों में आंसू देखे थे। आज उसे इस तरह तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत कितनी मजबूर हो जाती है, जो उसे नहीं करना होता वह भी मजबूरी की वजह से करती है। आज मैंने रूबी को बहुत लाचार और मजबूर देखा था। मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा, रूबी मायूस मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस इरादे से तुम मुझे अपने पति के पास भेज रही हो, भगवान करे
वह इरादा जल्दी ही पूरा हो जाए और तुम्हारे पति को औलाद मिल जाए ताकि उसे बच्चे की कमी ना हो और वह दूसरी शादी ना करे। खैर, मैं नैतिक के कमरे में आ गई। अंदर जाते हुए मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। किसी दूसरे के पति के साथ रात गुजारना कोई छोटी बात ना थी। आज तक मुझे मेरे पति के अलावा किसी दूसरे मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं गई तो नैतिक सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। शायद उसके लिए भी यह काम करना आसान नहीं था। मुझे देखकर उसने सिगरेट बुझाई थी, मेरे पास आया और कहने लगा, देखो प्रिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत ही मजबूरी में कर रहा हूं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूं। धीरे धीरे नैतिक मेरे करीब होता चला गया। उसके चेहरे पर इस समय दर्द के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। शायद वो रूबी को ही गुमान कर रहा था कि ले भी यह रात कांटों पर गुजरी थी और फिर जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जल्दी ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। रूबी ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी। रूबी और नैतिक तो बहुत खुश हो गए थे। रूबी से ज्यादा तो नैतिक खुश था। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी हमें मिल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने 50 लाख की रकम थी। उधर मैंने नोट किया था कि नैतिक और रूबी भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। उन दोनों के सामने उनका आने वाला बच्चा घूम रहा था। नैतिक ने अपने सारे रिश्तेदारों में खबर फैला दी थी कि रूबी प्रेग्नेंट है। रूबी के सारे रिश्तेदार भी खुश हो गए थे। अब उन दोनों ने सुकून की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली थी। नैतिक की खुशी देखकर तो मुझे एक पल के लिए घबराहट हो जाती थी। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान थी। नैतिक और रूबी अपने बच्चे के आने वाले सपने सजा रहे थे। दोनों पति पत्नी मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी खुराक बहुत अच्छी कर दी थी। रेगुलर मेरा चेकअप भी करवा रहे थे। इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रही थी। आज ऐसा समय आया था कि दोनों पति पत्नी मेरी सेवा कर रहे थे, जैसे मैं इस घर की रानी हूं और वह सब मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। रूबी और नैतिक के रिश्तेदारों को जब पता चला कि रूबी प्रेग्नेंट है तो काफी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे थे और उससे अलग अलग तरह के सवाल भी कर रहे थे। अब रूबी तो प्रेग्नेंट नहीं थी, इसलिए उसके पास सवालों का जवाब नहीं होता था और वो कंफ्यूज हो जाती थी। फिर नैतिक ने कहा, हमारा अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रिश्तेदारों को पता लग जाए कि रूबी उम्मीद से है ही नहीं। और मेहमानों के आने पर एक परेशानी और होती थी कि रूबी को दिखावे की खातिर आराम करना पड़ता था और मुझे मजबूरन घर के सारे काम करना पड़ते थे। इसीलिए मैंने और नैतिक ने हमने सबने मशवरा किया कि हम दूसरे बंगले पर रहने चलते हैं, जो कि दूसरे शहर में बना हुआ था। वहां पर हम आराम से समय गुजार लेंगे। लोगों से कह देंगे कि डॉक्टर ने हवा पानी बदलने की सलाह दी है, क्योंकि एक ही जगह रहते रहते रूबी का मन घबराने लगा है। इस तरह कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग आसानी से वहां पर अपना टाइम पूरा कर लेंगे। नैतिक को यह आइडिया अच्छा लगा था। नैतिक ने अपने दूसरे घर में मुझे और रूबी को शिफ्ट करवा दिया। उस घर में कोई नहीं था। उस घर में नैतिक ने एक नौकरानी और एक चौकीदार को भी हमारे काम के लिए भेज दिया था, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर पा रही थी। इस घर में भी जरूरत का हर सामान मौजूद था। इस घर में आकर मैं और रूबी बहुत खुश थे। रूबी मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी। कभी कभी मैं सोचती कि रूबी इतनी अच्छी लड़की है, फिर भगवान ने इसके साथ बुरा क्यों किया। उसकी गोद सुनी क्यों रखी, महीने बीतते चले गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में अब लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे लगा कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझसे कह रहा है, माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने पास रखो। पता नहीं क्यों मैं इस सपने के बाद परेशान रहने लगी थी।
हर दूसरे तीसरे दिन मुझे यह सपने आने लगे थे जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा है और मेरी उंगली पकड़कर मुझसे कह रहा है, माँ मुझे खुद से अलग मत करो। अब मैं जाग जाग कर रातें गुजारने लगी थी। मेरा दिल अब धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। शायद अंदर मेरी नीयत बदलने लगी थी। मैं परेशान थी। मुझे 50 लाख कम और बेकार लगने लगे थे। मुझे लग रहा था 2 बच्चे होने के बाद भी मुझे बच्चे की चाहत नहीं रहेगी। मेरे लिए पैसा जरूरी होगा, बच्चे नहीं, क्योंकि बच्चे तो मुझे मिल ही चुके थे। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हो गया था। बच्चा चाह पहला हो, दूसरा हो या फिर तीसरा, अपना बच्चा अपना ही होता है। रूबी ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन नैतिक और रूबी को मैंने बातें करते हुए सुन लिया था। रूबी नैतिक से कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मौका आने पर प्रिया की नीयत बदल जाए। नैतिक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नीयत नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बच्चे हैं और उसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझे बार बार सवाल करती कि तुम खामोश क्यों रहती हो। नैतिक भी हर हफ्ते घर घर का चक्कर लगाने आया करता था और वो ढेर सारे फ्रूट्स और खाने पीने का जरूरी सामान लेकर आता। हर महीने डॉक्टर से मेरा चेकअप भी चल रहा था। जैसे तैसे करके डिलीवरी का दिन भी आ गया। रूबी ने जब ये बात नैतिक को बताई तो वह बहुत खुश हो गया। इतने महीनों में नैतिक और रूबी ने मेरे ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया था। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था। रात का टाइम था। रूबी ने मुझे कहा था कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है। मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ आज की रात रह गई थी। अगले दिन लगभग 9 बजे के टाइम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था। मुझे यह सब सुनकर डर लगने लगा था। मैंने अपने दिल में सोचा, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। भले ही इस बच्चे का बाप नैतिक था, लेकिन माँ तो मैं थी जो इस बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरे 9 महीने मैंने इस बच्चे को अपने पेट में पाला है। मैं उसे कैसे किसी दूसरी औरत की गोद में डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था, ये बच्चा मेरा है, मैं इसे 50 लाख रुपए में, तो क्या 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत, मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा रूबी रात होने के बाद अपने कमरे में चली गई थी, तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। अपने दोनों बच्चों को साथ लिया। मेरा बड़ा बेटा 8 साल का, जबकि मेरी बेटी 5 साल की थी। मैं चुपके से वहां से भाग गई। मुझे अब लेबर पेन भी शुरू हो चुका था, क्योंकि मेरी डिलीवरी का समय हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई। मैं रात वाली बस पर बैठ गई और नैतिक और रूबी को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग आई, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था। पीछे नैतिक और अदी का क्या हाल होगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं लेना देना था। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल था। मैं अपने गांव पहुंच गई, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गए थे। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा पति तो वहां पर 50 लाख की उम्मीद लगाए बैठा था। मेरे पति का बहुत सारा कर्जा था। इन 9 महीनों में उसने लाख के ना जाने कितने सपने सजा लिए थे। अगर मैं उसके पास खाली हाथ चली जाती तो मुझे उम्मीद थी वह मुझे वापस नैतिक के पास ले जाता और पैसे वसूल करता। क्यों? क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख के लिए रात गुजारने के लिए भेज सकता है। वह कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता था। 50 लाख के बारे में सुनकर वो जितना खुश था, उसकी खुशी मैं बता नहीं सकती थी। जब भी मेरी और उसकी फोन पर बात होती, वह पैसों की ही चर्चा करता रहता था। मैं गांव की एक दाई के पास चली गई। मेरे दोनों बच्चे भी उसी औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर गई और उसका दरवाजा जोर जोर से बजाया। गर्मियों की रातें थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम वहां पर पहुंची थी। अब सुबह के 6 बजे के टाइम वहां पर पहुंची थी गर्मियों में, तो वैसे भी सब लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे देखा तो कहने लगी, इस बार तो तुम शुरुआत के दिनों में मेरे पास नहीं आई थी। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं। तुमने काफी समय के बाद बच्चे के बारे में सोचा। मैंने कहा, हाँ, भगवान की यही मर्जी थी जो इतने सालों के बाद मुझे अब यह तीसरा बच्चा दिया है। यह कहकर मैं खामोश हो गई थी। मुझसे और ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था। मैंने कहा, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ।
मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं नैतिक और रूबी ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा छीन ना ले। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा लेकर कहीं दूर जाना होगा। मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोच लिया था मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी, ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा रूबी और नैतिक को नहीं दूंगी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि वह मेरी सहेली थी। उसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए थे, यहाँ तक कि मैं तो खुद का भी बच्चा उसे देना चाहती थी। फिर अब अचानक से मुझे क्या हो गया था? मैंने उन दोनों का नमक खाया था। उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मेरे खाने के भी लाले पड़े थे। मैंने रूबी की सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया था। मैंने उनको उनके बच्चे के सपने दिखाकर उनकी आंखों से उनके सारे सपने नोच लिए थे। जब वादा पूरा करने का टाइम आया तो मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता था एक माँ इतनी खुदगर्ज क्यों होती है जितनी मैं हो गई थी। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर एक दूसरे गांव आ गई। यह एक छोटा सा गांव था जहां पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोपड़ी में अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। शायद मुझे नैतिक और रूबी ने ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं बहुत दूर जा चुकी थी, जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं चला था। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और मैं अपने बच्चों का कम कमाई से ही पेट पालने लगी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। ये खबर सुनकर जैसे मुझे सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। मेरे तीनों बच्चे अनाथ हो जाते, उनका क्या होता? उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। एक पड़ोसन से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब मुझे अंधेरी जिंदगी में वही एक रोशनी की किरण नजर आ रही थी। मैं उसके पास गई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मैंने उसे एड्रेस लिखकर दे दिया। मैंने कहा, इस एड्रेस पर चली जाओ और इस बच्चे को भी साथ ले जाना। कहना प्रिया ने तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास भेजी है। साथ ही उन लोगों से कहना कि उसे माफ कर देना। शायद वह लोग मुझे माफ कर दें तो मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। मेरी पड़ोसन काफी अच्छी औरत थी। उसने मेरी तकलीफ को समझा और वह एड्रेस और मेरे छोटे बेटे को लेकर शहर चली गई। नैतिक और रूबी से मिली और उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनकर सोचा कि औरत झूठ बोल रही है। लेकिन जब उन दोनों ने बच्चे की शक्ल को गौर से देखा तो वह बिल्कुल नैतिक के जैसा था। अब उन दोनों को उस औरत की बात पर भरोसा हो गया था। नैतिक और रूबी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वह मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी पड़ोसन ने कहा, आप लोग मेरे साथ चले। प्रिया की जान खतरे में है। उसको शहर इलाज के लिए लेकर आना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन भी होना है, वरना वह मर जाएगी। रूबी और नैतिक का तो आज तक बच्चा ही नहीं हुआ था। मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को खत्म कर दिया था। नैतिक का कहना था, शायद भगवान ही नहीं चाहता कि मेरे बच्चा हो। अगर भगवान ही नहीं चाहता तो मुझे दूसरी शादी होने पर भी बच्चा नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दिया था। दूसरी शादी भी नहीं की थी। वह दोनों मेरे बेटे के साथ मुझसे मिलने आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी यादें ताज़ा हो गई थीं। जख्म फिर से हरे हो गए थे। फिलहाल उन्होंने मुझे इतने दर्द में तड़पते देखा तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मुझसे शिकायत जरूर की थी कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता न चल सका और हम फिर से बेऔलाद रह गए। हमें क्या पता था आज 2 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह देख सकेंगे। मैंने दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोनों ने मुझे माफ कर दिया। वो लोग मुझे शहर ले गए
और वहां मेरा इलाज करवाया। शायद भगवान ने मुझे जिंदगी देनी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी। जिसके लिए मुझे मौत मिलती तो वो भी कम होती। लेकिन शायद मेरे बच्चों का नसीब था कि मैं बच गई थी। मेरे पति तो 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने नैतिक और रूबी का बेटा उनको सौंप दिया। इस तरह मैं अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चली गई और नैतिक रूबी को उनका बेटा वापस कर दिया। वह लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूं। रूबी ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया था। उनका बेटा मिलने पर उसने मुझे 50 लाख भी दिए और हर महीने भी मुझे पैसे देती रहती है। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उन भले लोगों के साथ बहुत गलत किया था। कभी कभी मैं अपने बेटे से मिलने चली जाती हूँ। उसने अपने सब रिश्तेदारों में बता दिया था कि हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है जो अस्पताल में चोरी हो गया था। अब वह लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, क्या मैंने अपना बेटा रूबी और नैतिक को देकर सही किया या गलत? क्या एक माँ के लिए यह कदम उठाना आसान होता है कि ओ महीने तक बच्चे को अपने पेट में पालने के बाद किसी दूसरे को यूं सौंप देना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।